Good morning to all of you. So in the last class we have completed the topic, that is what is the basic difference between the internal trade or the external trade, as well as we have also studied what are the different reasons for the international business, as well as we have also started a topic, that is international business versus domestic business. Okay. So, in the reason for the international businesses, why we prefer to do the international business are that the country cannot produce equally well or the cheaply all that they need. Okay, कि हर एक कंट्री क्या है, हर प्रोडक्ट को इक्वली प्रोड्यूस नहीं कर सकती और चीप अमाउंट पे प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, सो दैट the country prefer to do to import the goods from the other country, as well as there is unequal distribution of the natural resources among the different countries, कि different जो countries होते हैं उनके यहाँ जो भी natural resources होते हैं वो भी क्या होते हैं, equally distributed नहीं होते. कुछ country क्या हैं, कुछ resources में ज़्यादा abundant होते हैं और कुछ किसी कंट्री में कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, अबंडेंट होते हैं. तो हर तरह के प्रोडक्ट, हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हर एक कंट्री में क्या होते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं. एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द रॉ मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट नेशंस. ओके, जो भी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वट एवर दे आर using for the producing the commodity, they all are also the differ among the different nations. different nation में क्या होते हैं, ये सब differ भी होते हैं. next one is difference in labor productivity and production cost. okay, कि जो भी लेबर में भी उनके डिफरेंस होता है कि जहाँ पे वो जो काम कर रहे हैं, एज वेल एज प्रोडक्टिविटी की कि वो कितना कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो भी कॉस्ट इनकर करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, it is also the differ among the different nation, and there is not even a single country which is in better position to produce better quality product at the lower cost. कोई ऐसी एक सिंगल कंट्री हम नहीं कह सकते कि वो क्या है एकदम परफेक्ट है, मतलब हर उसकी कंट्री उसकी कंट्री में हर एक प्रोडक्ट क्या है, बेटर पोजीशन में है, एंड along with the better quality of the product and with the production cost is also too much low. जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी एकदम लो है, ऐसा कोई भी एक किसी भी एक कोई सिंगल कंट्री नहीं है. सो एज अ रिज़ल्ट ईच कंट्री फाइंड इट्स as a result each country finds it's advantageous to produce those selected goods or services that it can produce more effectively and efficiently. ठीक है, हर एक कंट्री क्या है, फाइंड करती है एडवांटेजियस टू प्रोड्यूस दो सेलेक्टेड गुड, उन सारे गुड्स को प्रोड्यूस करना, सर्विस को, जिसमें वो क्या हो, दे आर मोर इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट. ठीक है, वो उन्हीं प्रोडक्ट को क्या करना चाहती है, प्रोड्यूस करनी चाहती है, एंड प्रोक्योरिंग रेस्ट थ्रू ट्रेड विद द अदर का. और जो वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती है वो क्या सोचती है कि वो अदर कंट्री से क्या करेगी, उसको ट्रेड के थ्रू अपनी कंट्री में मंगा लेगी. विच द अदर कंट्री कैन प्रोड्यूस दी लोअर कॉस्ट, जो अदर कंट्री क्या है लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस करें. वेदर में भी ये चांस हो सकती है कि उसके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो जिससे वो कमोडिटी प्रोड्यूस करेगी. अगर वो बहुत ट्राई करती है बट ट्राई टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी, बट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द दोज कमोडिटी इज़ वेरी लार्ज, so that in that case any country prefer to import the goods or the trade the goods from the other country where those product produce with the lower cost, की उस country में वो product क्या है lower cost में produce हो रहे हैं. so this is the main reason why countries trade with the each other. ठीक है, यही reason है जिसकी वजह से country क्या है एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है, and engage in the international बिजनेस, और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है वो एंगेज है. दीज ऑल आर दी बेसिक रीज़न फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस. ओके, एज वेल एज द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस. ओके, कि दोनों में क्या ऐसा है कि क्यों एक दूसरे के हम उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, क्यों वो एक दूसरे के वर्सेस शो कर रहे हैं. सो कंडक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन द डोमेस्टिक बिजनेस. ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस को कंडक्ट करना
वो क्या है, डोमेस्टिक बिजनेस के कंडक्ट करने से बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दी वेरिएशन इन दी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसलिए क्योंकि हर एक कंट्री का अपना इकोनॉमिक, सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारे क्या होते हैं, इन्वायरमेंट होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जैसा इंडिया का कल्चर है वैसे ही हम किसी जापान का भी कल्चर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के कल्चर, यहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ पुअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अदर कंट्री में क्या है, दे आर डेवलप्ड एज वेल एज उनकी पॉपुलेशन भी क्या होती है, वहाँ पे कम होती है। तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या हैं, हम अलग हैं और वो अलग हैं। तो सब में क्या होता है, हर एक कंट्री का वेरिएशन होता है। और मे बी उन कंट्री में क्या हो, जापान में बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं, सब कुछ अवेलेबिलिटी है, बट जो हमारे इंडिया में वो उनके यहाँ ना हो, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि वेरिएशन इज़ एवरीवेयर। सो टू बी सक्सेसफुल दे हैव टू प्लान देयर प्रोडक्शन। उसमें अगर सक्सेसफुल किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस कोई करना चाह रहा है, तो उसको अगर उसको सक्सेसफुल करना है तो दे हैव टू प्लान। उनको पहले प्लान करना पड़ेगा कि किस कमोडिटी को वो प्रोड्यूस करे, कौन सी कमोडिटी उस कंट्री में क्या है, ज़्यादा मोर प्रेफरेबल है, लोग उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं, वहाँ से उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और मार्केटिंग कैसे है कि उस कमोडिटी की प्राइस कितना रखे। सो any trader have to do all these things. First of all, they have to plan their production and the different kind of activities which is related to the trading, ठीक है। सारी उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टारगेट फॉरेन मार्केट। जो भी टारगेटेड फॉरेन मार्केट है, जिस फॉरेन मार्केट में गुड्स को हमें एक्सपोर्ट करना है, उसमें क्या करना है, हमको उनके बारे में पूरी स्टडी करनी पड़ेगी कि किस टाइप के प्रोडक्ट दे डिमांडेड। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग पूरी रिक्वायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके, विदाउट प्लानिंग वी कांट डू एनीथिंग। सो द की एरियाज़ in respect of which domestic and international business differ from each other, कि ऐसी एरियाज़ जहाँ पे जो भी डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। तो वो कौन कौन से एरिया है? फर्स्ट वन इज़ नेशनलिटी ऑफ द बायर एंड द सेलर, कि उनकी नेशनलिटी क्या है, मतलब किस वो नेशन से बिलोंग करते हैं। So in case of domestic business, both buyer and seller are the same nationality, ठीक है। अगर बायर और सेलर, अगर हम डोमेस्टिक बिज़नेस की बात करते हैं, डोमेस्टिक बिज़नेस की जब हम विद इन दी इंडिया की बात करें, विद इन दी कंट्री की बात करते हैं, तो यहाँ के जो भी बायर होंगे, ठीक है, हम डोमेस्टिक बिज़नेस कर रहे हैं, तो यहाँ के जो भी बायर होंगे और जो भी सेलर होंगे, उनकी नेशनलिटी क्या होगी, वो इंडिया की ही होगी, ठीक है, वो इंडिया के ही होंगे। Whereas in case of international business, both are different nations and the nationality, ठीक है, वो different nationality के भी होंगे और different nations के भी होंगे, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, अगर इंटरनेशनल बिज़नेस कर रहे हैं, अगर हम कंट्री में ही अपनी इंडिया में इंटरनेशनल बिज़नेस करें, तो यहाँ के जो बायर और सेलर होंगे, बायर तो यहाँ के इंडिया के इनकी नेशनलिटी यहाँ की होगी, बट प्रोडक्ट क्या हो गए, दूसरी कंट्री के हो गए। तो डोमेस्टिक बिज़नेस में क्या होगा कि दोनों ही चीज़ मतलब बायर एज वेल एज सेलर दोनों ही क्या होंगे, सेम नेशंस के रिलेटेड होंगे एंड दे हैव आल्सो द सेम नेशनलिटी। बट इन द केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, बोथ आर ऑफ डिफरेंट विद द डिफरेंट नेशंस और विद द डिफरेंट नेशनलिटी, मीन डिफरेंट दोनों ही होंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ नेशनलिटीज़ ऑफ द अदर स्टेक होल्डर्स आर दी एम्प्लॉयज़। कौन होते हैं स्टेक होल्डर क्या होते हैं, जो उस बिज़नेस या कोई भी एक्टिविटी ट्रेड में जो सारे इंक्लूडेड होते हैं। तो स्टेक होल्डर क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर हैं, शेयर्स होल्डर हैं जो शेयर्स परचेज़ करें, शेयर पार्टीज़ हैं जो उससे रिलेटेड हैं, जनरल पब्लिक एक्सेट्रा हु इंटरेक्ट विद द बिज़नेस फॉर्म, ठीक है। उनकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नेशनलिटीज़ भी ऑल्सो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उस कंपनी में या उस ट्रेड में काम कर रहे हैं, सप्लायर्स होते हैं जो कमोडिटी को सप्लाई कर रहे हैं, शेयर्स होल्डर्स होते हैं, जनरल पब्लिक होते हैं हु इंटरेक्ट विद द बिज़नेस फर्म। उस बिज़नेस फर्म में ये सारा एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं।
सो इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस ऑल स्टेक होल्डर बिलोंग्स टू दी वन कंट्री, ठीक है। जब अगर हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, मतलब हमारी जो भी बिज़नेस फॉर्म है वो डोमेस्टिक है, मतलब हम वहाँ पे इंटरनेशनल गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे वो क्या होंगे, एक ही कंट्री के बिलोंग होंगे। मतलब इंडिया की कोई अगर इंडस्ट्री है जो कोई भी बाहर अपने गुड्स को सोल्ड आउट नहीं कर रही है, तो जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ उसके होंगे, शेयर्स होल्डर्स होंगे, सप्लायर होंगे, दे आर ऑल आर फ्रॉम बिलोंग्स टू वन कंट्री। वो एक ही कंट्री से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। एंड शेयर द कॉमन लैंग्वेज, और उनकी लैंग्वेज भी क्या होगी, कॉमन होगी। जैसे हम यहाँ पे हिंदी शेयर करते हैं तो उनकी लैंग्वेज भी क्या होगी, कॉमन होगी। एंड वैल्यूज़ ऑल्सो सेम, जो हम वैल्यूज़ हमारे हैं, डिफरेंट मॉरल वैल्यूज़, हमारा नेचर, बिहेवियर, हमारा कल्चर, सोसाइटी, ये सारा भी क्या होगा, सेम होगा। बिहेवियरल पैटर्न, जो हमारा बिहेवियर का पैटर्न है, इट विल ऑल्सो बी द सेम। वेयर एज इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, सो इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एज दे हैव दी डिफरेंट वैल्यूज़, एस्पिरेशंस एक्सेट्रा। बट अगर हम कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस किसी और के साथ, तो व्हाट वी सी दैट कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं, स्टेक होल्डर डिफरेंट होते हैं। मतलब अगर अमेरिका में है तो वहाँ पे जो वर्किंग वाले वो मे बी इंडिया से हों, जापान से हों, चाइना से हों, तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं। उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उनके एस्पिरेशंस हैं, जो उनका बिहेवियर पैटर्न है, जो उनकी लैंग्वेज है, all are different. But when we talk about the domestic industry, so all things are belong to the same country or the one country. Next one is mobility of the factor of production. So the mobility of factor of production is generally more in case of domestic firm as comparison to international business. ठीक है, जो भी मोबिलिटी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हम लेबर्स को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को, ये इनका जो मोबाइल होता है वो क्या है, वो डोमेस्टिक फर्म में इज़ जनरली मोर इन केस ऑफ डोमेस्टिक एज़ कंपेरिजन टू इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के कंपैरेटिवली डोमेस्टिक फर्म में ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम क्या कर लिए, डिफरेंट लैंड है। अब कोई वाराणसी का पीपल है, वो क्या कर रहा है, महाराष्ट्र में क्या कर लिया है, लैंड ले लिया है, तो वो यहाँ पे छोड़ करके वहाँ पे क्या करेगा, अपने बिजनेस फर्म को स्टार्ट करेगा, आज वेल एज़ वो कैपिटल कहीं और इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे जितने जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो दे आर मोर मोबाइल इन दी डोमेस्टिक फर्म एज कंपेरिजन टू इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, नेक्स्ट वन इज कस्टमर हेट्रोजेनिटी एंड अक्रॉस दी मार्केट, कि कस्टमर्स कैसे होंगे। सो ड्यू टू सोशियो कल्चरल डिफरेंस, कि हर एक जो कस्टमर हैं हर एक कंट्री के, दे ऑल आर द डिफरेंट बिकॉज ऑफ उनके कल्चर अलग है, उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो सोसाइटी है, दे ऑल आर डिफरेंट। तो बैकग्राउंड डिफर्स इन देयर टेस्ट। अब हम क्या हैं, जैसे हम अगर बस इंडिया में ही बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे हैं तो मे भी हमारे जो टेस्ट है, फैशन है, दे ऑल आर रिजेंबल, वो कुछ आइडेंटिकल होंगे, हमारी जो लैंग्वेज है वो सेम होगी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द डिमांड पैटर्न। और क्या होता है कि सोशियो कल्चर डिफरेंस होता है, लोगों के कल्चर में डिफरेंस होता है, बैकग्राउंड में डिफरेंस होता है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी चेंज होता है, फैशन में भी चेंज होता है, लोगों के लैंग्वेजेस में भी चेंज होता है। देयर इज़ लॉट ऑफ वेरिएशन इन दी डिमांड पैटर्न। लोगों की जो भी डिफरेंट डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट की, इट इज़ ऑल्सो बी डिफर। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पीपल यूज़ राइट हैंड ड्राइविंग कार, वेयर एज अमेरिकन पीपल ड्राइव लेफ्ट हैंड फिटेड स्टीयरिंग एंड ब्रेक्स। ठीक है, हम ये देखते हैं कि अगर हम एक नॉर्मल इंडिया में कार में देखते हैं तो हमारी जो वो होती है स्टीयरिंग होती है वो किस ओर होती है, इट इज़ इन राइट हैंड में। हम कार में बैठोगे तो आप देखोगे राइट हैंड में होती है, बट अमेरिका में जो स्टीयरिंग होती है वो कहाँ पे होती है, लेफ़्ट हैंड में होती है। तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंस हैं कि उनके जो फैशंस हैं, जो उनकी वहाँ के वैल्यूज़ हैं, जो उनके पैटर्न हैं, वो दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम आवर कंट्री। So in America, people change their consumer durable in 2 or 3 years, where in India people use it till it totally worn out. ठीक है, जो भी ड्यूरेबल, हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या कह रहा है कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जैसे कोई भी ड्यूरेबल गुड्स हैं
फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन्स हो गई हमारे यहाँ, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारे क्या होते हैं जैसे फ़ॉरेन में क्या होते हैं, वो लोग क्या होते हैं बहुत ईज़िली अगर थोड़ा सा भी वो ख़राब हो गया वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, उसी को हमें 10 साल 15 साल चलाना होता है, उसी को 4 बार हम लोग मैकेनिक बुलाएंगे, उसको ठीक करवाएंगे। तो ये क्या होता है, ये सारा फैशन और टेस्ट में भी चेंज होता है, ठीक है, कि वो लोग क्या है कि अगर एक बार ख़राब हुआ सो दे कैन चेंज दैट प्रोडक्ट। बट हमारे क्या है कि वो जब तक एकदम ऐसा नहीं हो जाता कि वो जो मैकेनिक आए वो ये बोल दे कि अब ये नहीं बन सकता, तब तक हम लोग उसको क्या करते हैं, रीयूज़ करते रहते हैं। सो सच वेरिएशन मेक इट कॉम्प्लिकेटेड टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, ऐसे वेरिएशंस क्या होते हैं, ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऐसा हो जाता है कि हम क्या है, जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिमांड और फैशन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, मे बी अदर कंट्री में क्या हो वो उसकी डिमांड नहीं हो, वो लोग ऐसे प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करते हो, तो ये डिज़ाइन करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट फॉर द डोमेस्टिक ट्रेड। अब डोमेस्टिक ट्रेड अगर हम इंडिया में ही बात करें तो जितने भी सप्लायर हैं, ठीक है, जैसे आप जियो का ले लो, या जियो तो चलो इंटरनेशनल बिजनेस है, बट अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो बस डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक ट्रेड करी, मतलब विद इन द इंडिया करी, तो उसे यहाँ के जितने भी कस्टमर्स हैं उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पता है, कि वो उनको पता है कि ये लॉन्ग लाइफ चलने वाला है, ये प्रोडक्ट यहाँ के लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट उनको पता है। बट अगर यही चीज़ वो फॉरेन में करो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना टेस्ट, प्रेफरेंस और उनकी डिमांड, फैशन, दे ऑल आर डिफरेंट। तो उसको पहले स्टडी करना, फिर उसके साथ उनके साथ ट्रेड करना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस इन द बिजनेस सिस्टम and the practices. Okay, so what is difference in the business system and the practices? So these difference are more in the international business as comparison to domestic business. Difference in economic development, cost, economic infrastructure, market support services make it necessary for the firms dealing in international trade to adapt their production, finance, human resources and market plans as per the condition prevailing in the international market. Okay, what it is saying that these different are more in international business, मतलब बिज़नेस करने का जो एक क्राइटेरिया होता है, उनका जो सिस्टम होता है, इट इज़ ऑल्सो टू मच डिफ़र इन द डिफरेंट कंट्री, उनके प्रैक्टिसेस का, बिज़नेस सिस्टम का, दीज ऑल आर टू मच डिफ़र। सो दीज डिफरेंस आर दी मोर इन द इंटरनेशनल बिजनेस। ये क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में ऐसे डिफरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू डोमेस्टिक बिजनेस, बिकॉज डोमेस्टिक का क्या है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा बिजनेस सिस्टम में चेंज नहीं होता, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ दी जो है लोग यहाँ पे दिन में काम करते हैं। फॉरेन में क्या होता है कि टाइमिंग चेंज होती है, जो इंटरनेशनल जिस कंपनी में यहाँ पे देखें इंडिया में लोग क्या करते हैं, वो लोग का शिफ्ट क्या होता है, रात का होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अब बहुत डिफ़र होती हैं, अलग कंट्री की अलग अलग उसके पैटर्न होते हैं। सो डिफरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस, जो कॉस्ट हो रहा है इनकरिंग दी यानी प्रोड्यूसिंग दी कमोडिटी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे कैसे वहाँ पे बिल्डिंग्स हो गई, आपकी जो भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, मार्केट सपोर्ट सर्विसेज, जो भी मार्केट में डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, मेक इट नेसेसरी फॉर दी फर्म्स डीलिंग इन द इंटरनेशनल ट्रेड टू अडाप्ट देयर प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये दीज ऑल आर दी नेसेसरी फॉर दी फर्म्स के लिए एकदम नेसेसरी है, जो डील किस में करी, इंटरनेशनल ट्रेड में जो डील करी, टू अडाप्ट देयर प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केट प्लान्स, ठीक है, एज पर कंडीशन दी प्रिवेलिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी ये सारे चेंजेस हैं कि उनके प्रोडक्शन की क्राइटेरिया कैसी है, वो कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, फाइनेंस कैसे करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग में कैसे प्लान करना है, तो ये सारा क्या है, इंटरनेशनल मार्केट के ही थ्रू पूरा वैसे ही क्या करना पड़ेगा, अपने आप में अडाप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो बिज़नेस सिस्टम होता है, पैटर्न होता है फॉर द डिफरेंट कंट्रीज़, दे ऑल आर दी डिफरेंट विद दी इन दी डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है, दे ऑल आर नॉट दी सेम।
So sorry, when we talk about the next one, sorry, that is political system and the risk. So political factors such as type of government, political, its ideology, etc., have great impact on the business operations. Firms dealing with the intern trade need to make special efforts to understand the political environment for importer or exporter country also. ओके, पॉलिटिकल सिस्टम और रिस्क। हर एक कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है इट इज़ ऑल्सो बी डिफरेंट। ओके, हर एक कंट्री की जो भी पॉलिटिकल नीड होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके माइंड सेटअप होते हैं, वो सब भी डिफरेंट होते हैं। ओके, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि किस टाइप की गवर्नमेंट है, उनकी आइडियोलॉजी कैसी है, उनके आइडियाज़, उनके थॉट कैसे हैं, हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिज़नेस ऑपरेशन। ये सारी चीज़ें बिज़नेस ऑपरेशन पे भी बहुत इम्पैक्ट करती, क्योंकि कोई भी गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिना गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं हो सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट का परमिशन बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सपोर्टिव है कि नहीं, वो सपोर्ट करती है कि नहीं, वो चाहती है कि गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो कि नहीं हो। तो ये सब पे भी बहुत डिपेंड करता है। सो फर्म्स डीलिंग विद द इंटर्न ट्रेड, जो भी फर्म डील कर रही हैं ये सारे इंटर्न्स के साथ, जो भी वर्कर हैं, ट्रेड नीड टू मेक स्पेशल एफर्ट्स। तो ट्रेड को क्या है, बहुत स्पेशल एफर्ट करना है टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, किस लिए, कि किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को समझने के लिए, ऑफ इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर कंट्री ऑल्सो। मतलब हमें क्या करना है, हम जिस कंट्री में इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, एज वेल एज जो हम कंट्री में जहाँ से इंपोर्ट करें, जहाँ पे एक्सपोर्ट करें, उनके हमको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी समझना पड़ेगा। अब हम अपनी कंट्री में अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे हैं, लोगों की आइडियोलॉजी कैसी है, लोगों के थॉट्स कैसे हैं। बट अगर हम लोग किसी और कंट्री के बारे में देखते हैं, जब हम किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जो उनके आइडियोलॉजी होते हैं, दे ऑल आर दी डिफरेंट। ओके, सो अभी जब भी इंपोर्ट करना हो, कंट्री को एक्सपोर्ट करना हो, तो वहाँ के कोई भी कंट्री के बहुत स्पेशल एफ़र्ट्स करके हमको क्या करना पड़ता है, उनके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को समझना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़। एवरी कंट्री, ईच कंट्री has its own set of laws and regulation. Tariff and taxation policies differ from nation to nations. Most of the time there is some kind of discrimination against foreign product, services and capital. Okay, देखिए हर एक कंट्री की पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग होंगी। जब उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग होंगी तो उनके पॉलिटिकल सेटअप भी अलग होंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अलग होंगे, उनके लॉज भी डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पे जो भी है कि हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, और जो भी यहाँ पे जितने लॉज बने हुए हैं, ये थोड़े है कि वो किसी और कंट्री में भी सेम है। दे ऑल आर डिफरेंट, क्योंकि हर एक कंट्री में उनकी अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही ये सारे चेंजेस हुआ करते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल फैक्टर सच एज ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ लॉज। हर एक कंट्री के अपने लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिन्हें हर एक कंट्री को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। एंड टैरिफ इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स। टैरिफ क्या होता है, एक टैक्स होता है जो भी गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, मतलब हम अमेरिका से अपने गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो टैरिफ इज़ द टाइप ऑफ टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन दी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। जो भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हैं, जो हम किसी और कंट्री से मंगा रहे हैं, उन सारे प्रोडक्ट पे जो भी कॉस्ट लगता है, जो भी टैक्स लगता है, दिस इज़ कॉल्ड दी, इट इज़ कॉल्ड दी टैरिफ। एंड दी टैक्सेशन पॉलिसी, कि टैक्सेशन पॉलिसी जो भी कंट्री की, हर एक कंट्री की टैक्सेशन पॉलिसी अलग होती है। मे बी इंडिया में कोई भी गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20% लग रहा है, तो ये नहीं ज़रूरी है कि अमेरिका में भी 20% लगे। उनका मे बी वो 22 भी हो सकता है और वो 18% भी हो सकता है। सो ये क्या है, ये टैक्सेशन पॉलिसीज़ ऑल्सो डिफ़र फ्रॉम नेशन टू नेशन। हर एक कंट्री, हर एक नेशन के में ये जो पॉलिसीज़ होती हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज़, टैरिफ जो होता है, दीज ऑल आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम दी नेशन टू नेशन।
हर एक नेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज़ सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ओके, हर ज़्यादातर यही होता है कि बहुत काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है अगेंस्ट दी फॉरेन प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड कैपिटल. मीन्स अगर एक ही कंट्री क्या करिए किसी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ आज इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है. मे बी मेरे अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन हो, ठीक है, मेरा अच्छे रैपोर्ट हो, तो मैं उनमें जो चार्ज करूं वो 20% करूं. बट जापान के साथ मैं क्या कर रही हूँ, इसको 24% कर दे रही हूँ इम्पोर्ट करने पे. तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, यही डिस्क्रिमिनेशन कंट्रीज़ करती हैं विद दी डिफरेंट फॉरेन प्रोडक्ट, या तो फॉरेन डिफरेंट कंट्री के साथ भी कर सकती हैं और फॉरेन प्रोडक्ट के साथ भी कर सकती हैं. मतलब ज़रूरी नहीं कि वो सेम प्राइस का ही टैक्सेशन पॉलिसी करे और टैक्सेशन टैक्स लें, में भी वो डिफ़र भी कर सकती हैं. सर्विसेज में वो सर्विस भी किसी में भी किसी को अच्छी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करें, किसी को कम सर्विस प्रोवाइड करें. सो एनी कंट्री कैन डिस्क्रिमिनेटेड अमंग द डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज़ currency used in the business transactions. Yes, okay. So currency used in the business transaction, another difference between the domestic and the international business is that international business involve use of different currencies and exchange rate of currencies keep on fluctuating. Due to this fluctuation, it becomes difficult to firm to fix prices of their product and the services. Okay. करेंसी यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शन. हमें पता है अगर कोई कंट्री डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में गुड्स क्या हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, मतलब गुड्स ट्रेड हो रहे हैं, तो एक सेम कंट्री में जो भी करेंसी होगी इट विल बी द सेम. अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो हम इंडियन करेंसी रुपी को ही लेके चलेंगे. बट अगर हम अपना जो भी है ट्रांजैक्शंस, हम ट्रेड हम क्या कर रहे हैं अमेरिका के साथ कर रहे हैं, तो अमेरिका के साथ कर रहे हैं, चाइना के साथ कर रहे हैं, और अदर कंट्री रशिया के साथ कर रहे हैं, इंग्लैंड के साथ कर रहे हैं, जो भी ब्राज़ील के साथ, जो भी कंट्री के साथ हम कर रहे हैं, तो हर एक कंट्री की अपनी करेंसी अलग होगी. हमें पता है कि हर एक कंट्री की करेंसी अलग होती है. सो इंटरनेशनल बिजनेस इज दैट इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व यूज़ ऑफ डिफरेंट करेंसी. क्या होगा, डिफरेंट करेंसीज यूज़ होंगी एंड एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. अब ये बात आ रही है कि एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी क्या होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं $1 इक्वल टू 70 रुपीज़. मतलब कि अगर हम अमेरिका में डॉलर चलता है, अगर हम अमेरिका से $1 का सामान मंगाते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, 70 रुपीज़ पे करना पड़ेगा. अब यही एक्सचेंज रेट होता है, मतलब $1 में कितना रुपी एक्सचेंज हो रहा है, मतलब हम 70 रुपीज़ दे रहे हैं तो कितना डॉलर मिल रहा है. अब यही रेट क्या होता है, ये कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, ये कांस्टेंट नहीं होता. ये $1 में भी ये $1 इक्वल टू 75 भी हो जाए. मतलब पहले हम 70 रुपीज़ दे रहे थे तो हमको $1 के इक्वल सामान मिल रहा था. अब क्या है, हम 75 रुपीज़ दे रहे हैं तो $1 के इक्वल हो रहा है. मे बी $1 इक्वल टू 65 भी हो जाए. मतलब अब हम 65 रुपीज़ देंगे तो हमें $1 का प्रोडक्ट मिलेगा. तो यही कह रहा है कि एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, कि जो भी एक्सचेंज रेट है करेंसी का जो हम चेंज कर रहे हैं, इट विल ऑल्सो बी फ्लक्चुएट. वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, वो कांस्टेंट नहीं होती हैं. कि अगर हम अभी ट्रेड में आएँ तो अभी रेट क्या चल रहा है, $1 एक्सचेंज रेट है, $1 इक्वल टू 70. बट जब तक वो गुड्स पहुँचा मे बी, और ये भी डिसाइड होता है, तो मे बी ये $1 इक्वल टू 173 हो जाए. तो these all are the problem which is related to the international business. So due to this fluctuation, इस fluctuation की वजह से it becomes difficult to firm to fix prices. इसलिए फर्म्स के लिए क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो प्राइस को फिक्स करें ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. जो भी वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एज वेल एज जो सर्विसेज दे रहे हैं, इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि वो एक सेम प्राइस को डिटरमाइन करें. इट बिकम्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंडिया और अमेरिका में क्या हुआ, ट्रेड हुआ, ठीक है. इंडिया में जब यहाँ से प्रोडक्ट को बोला गया कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे गुड्स को, वहाँ से मंगा रहे थे कोई प्रोडक्ट, तो उस टाइम इसका रेट क्या था, $1 इक्वल टू 70 था, ठीक है. इतना हमने डिसाइड कर लिया.
तो ये $1 हमने क्या किया, 200 के डॉलर के अराउंड प्रोडक्ट को मंगाया, तो 200 इंटू 70 कितना हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मत सोचिएगा कि इतना कम कैसे हो सकता है, तो 14 यस 3 इतना हो गया। अब ये क्या है, ये हम $1 इक्वल टू 70 डिटरमाइन किए थे, बट जब हमारी कंट्री में गुड्स क्या हुआ, इम्पोर्ट हुआ, ठीक है, अब वो डॉलर फ्लक्चुएट कर गया। अब ये बात हो रही कि अब $1 इक्वल टू 73 हो गया। तो अब 200 यूनिट का अब हम क्या करेंगे, 73 इंटू 200, तो ये क्या हो गया, एकदम ही चेंज हो गया। तो इससे क्या होता है, कोई भी कंट्री को जब वो इंटरनेशनल बिज़नेस करती हैं तो उनको डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कोई भी प्राइस को फिक्स कर सके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से। सो दीज ऑल सम प्रॉब्लम विच इज़ फेस्ड इन दी इंटरनेशनल बिजनेस, बस हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, तो डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता है, बिकॉज जो करेंसी जो हम अपनी कंट्री में यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वो सेम ही होती है। ओके, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.